नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रूसी वॉरशिप यानी युद्धपोतों के ईरान में पहुंचने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायल को ऑफर दिया है। पुतिन ने कहा कि वो ईरान और इजरायल के बीच मध्यस्थता करना चाहेंगे, मीडिएट करेंगे। इसके बाद ये भी सवाल उठा कि क्या पुतिन इजरायल को ईरान पर हमला नहीं करने देंगे। पुतिन ने कहा है कि हम इजरायल और ईरान के संपर्क में हैं, हमारे बीच काफी भरोसेमंद रिश्ते हैं और हम चाहेंगे कि किसी बिंदु पर हमले रुक जाएं और हालात को हल करने के ऐसे तरीके ढूंढे जाएं जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करें। उन्होंने कहा कि क्या ये संभव है, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन मेरी राय में ये संभव है। बता दें, रूस के युद्धपोत संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए ईरान में हैं। युद्धपोत शुक्रवार को दक्षिणी ईरानी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में रुके। इस दौरान उनके आने पर ईरान ने उनका स्वागत किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के घर के पास में लेबनान का एक ड्रोन गिरा है। ये हमला हिजबुल्लाह ने किया, जिसकी पुष्टि खुद इजरायल की सेना ने की है। बड़ी बात ये रही है कि इजरायल के एयर डिफेंस को इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भेद डाला, जिस वजह से ड्रोन इतना करीब आकर गिरा। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हमला हुआ नेतन्याहू वहां मौजूद नहीं थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान ने उत्तरी इजरायल के इलाके में बमबारी की। उस हमले के दौरान एक ड्रोन पीएम नेतन्याहू के घर के पास जा गिरा। इजरायल की सेना का दावा है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके ऊपर 2 ड्रोनों को इंटरसेप्ट कर खत्म भी किया गया है। अभी के लिए इजरायल बमबारी के बाद इस इलाके में अपने वॉर प्लेन तैनात कर रहा है। वैसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले भी ऐसी खबर आई थी कि नेतन्याहू को निशाना बनाने के लिए रॉकेट हमला हुआ, लेकिन तब इजरायल की सेना या फिर वहां की मीडिया ने उस हमले की कोई पुष्टि नहीं की थी। सिर्फ हिजबुल्लाह की तरफ से ही बड़े दावे किए गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा है कि हमास चीफ सिनवार अपने शहीद साथियों में शामिल हो गए। सिनवार को प्रतिरोध का एक प्रमुख व्यक्ति मानते हुए अयतुल्लाह खामनेई ने दुश्मन के खिलाफ खड़े होने के उनके दृढ़ संकल्प की सराहना की और कहा कि वो इजरायली शासन के खिलाफ लड़ने के अपने प्रयासों के बाद शहादत के स्तर को प्राप्त करने के योग्य थे। सिनावर का जाना निश्चित रूप से प्रतिरोध मोर्चे के लिए दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि प्रतिरोध अपने नेताओं की शहादत के बाद नहीं रुका और ये नहीं रुकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास जीवित है, जिंदा है और जिंदा रहेगा। गजा के उत्तरी हिस्से जबालिया में मौजूद एक शरणार्थी शिविर पर किए गए ताजा इजरायली हमले में 33 लोगों की जान गई है। गजा में हमास के अधिकारियों ने इस हमले की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 21 महिलाओं की मौत हुई है। हालांकि जबालिया पर किए गए इस ताजा हमले के आरोपों को लेकर इजरायल ने अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों का प्रचार अंतिम दौर में है और इस दौरान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन कैंडिडेट ट्रंप की सेहत पर सवाल खड़े किए हैं। हैरिस ने ट्रंप को लेकर कहा कि वो मीडिया के सामने आने से बचते हैं क्योंकि वो चुनाव प्रचार करने में थक जा रहे हैं। मिशिगन में एक रैली को संबोधित करते हुए कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप के पास अमेरिका के लिए कोई भी योजना नहीं है। जैसा कि हमने देखा है कि वो केवल खुद पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहस से बच रहे हैं और अपने इंटरव्यू को रद्द कर रहे हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते 3 मीडिया इंटरव्यू कैंसिल कर दिए थे। हैरिस ने कहा कि मेरी टीम ने बताया है कि उन्होंने ऐसा थकान की वजह से किया है। कमला हैरिस के अपनी सेहत को लेकर दिए गए बयानों के बाद ट्रंप ने कहा कि हैरिस ने मेरे ऊपर थकावट की वजह से मीडिया इंटरव्यू को कैंसिल करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने पिछले 48 दिनों से आराम नहीं किया है। हैरिस हारी हुई हैं और उनके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं बची है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर जो चिंता व्यक्त की है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी से बात करने पर हर बार वो इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। पुतिन ने कहा कि युद्ध को समाप्त करने की समय सीमा तय करना मुश्किल है। बता दें, पीएम मोदी 22 और 23 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के न्योते पर 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो अपने ही देश में घिर गए हैं। कनाडा में विपक्षी पार्टियों ने ट्रूडो सरकार के रुख पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि ट्रूडो इस मुद्दे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कनाडा की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के चीफ पियरे पोलिवरे ने कनाडाई पीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर जनता के सामने सबूत पेश करने की मांग भी की। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पियरे पोलिवियर
कनाडा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मंगलवार को एक बयान जारी किया। इसमें कहा कि भारत समेत किसी भी देश के हस्तक्षेप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब यहीं पर रुक जाना चाहिए। हमारी सरकार का पहला मकसद यही होना चाहिए कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने जैसे ही भारत के CC1 यानी विकास यादव को पन्नू मामले में आरोपी के रूप में पहचान की, उसके कुछ ही दिन बाद दिल्ली पुलिस ने विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर रोहिणी के एक शख्स के अपहरण और जबरन वसूली का आरोप है। बता दें, पिछले नवंबर में अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों में CC1 के रूप में विकास यादव का नाम आया। अमेरिकी न्याय विभाग ने विकास पर खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। बाद में FBI ने विकास यादव को भगोड़ा करार देते हुए पोस्टर जारी कर दिया। रिकॉर्ड बताते हैं कि 4 महीने तिहाड़ में रहने के बाद यादव को इस साल अप्रैल में जमानत पर रिहा कर दिया गया। विकास यादव का नाम अमेरिकी न्याय विभाग की सूची में साजिशकर्ता के रूप में दर्ज है, लेकिन जानकारी सामने आने के बाद भारत ने कहा कि आरोपी विकास यादव अब सरकारी सेवा में नहीं है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यहाँ नया मोड़ तब सामने आ गया जब अमेरिका की ताकत पर जांच एजेंसी FBI ने विकास को वांटेड की सूची में डालकर पोस्टर जारी कर दिया और भारत से भी उसके बारे में और जानकारी देने को कहा। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 18 दिसंबर को रोहिणी में एक शख्स ने FIR दर्ज कराई कि विकास यादव ने उसका अपहरण किया था और जबरन वसूली की थी। दिल्ली पुलिस ने विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया, उसे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से भी जोड़ दिया। बहराइच हिंसा के बाद योगी की पुलिस ने पहले 2 आरोपियों के पैर में गोली मारी जो अस्पताल में भर्ती हैं और उसके बाद घरों पर बुलडोजर चलाने का इंतजाम कर लिया। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर जल्द ही योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है। शुक्रवार की शाम PWD ने उनके घर पर अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा कर दिया। इसके बाद शनिवार की सुबह लोगों ने खुद से ही अपना घर खाली करना शुरू कर दिया। इस नोटिस में लिखा गया था कि इसका जवाब ना दिया गया तो पूरे घर को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही यहाँ के करीब 30 घरों पर ये नोटिस चस्पा किया गया था। ऐसे में ये माना जाने लगा है कि इनके घरों पर योगी बुलडोजर चलाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई हुई है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। बीजेपी वाले लगातार लव जिहाद के मुद्दों को मुद्दा बनाते रहे। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हैं। उन्होंने इस यात्रा पर आपत्ति जताने वाले विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मेरी बातों पर आपत्ति है, मेरा उनसे आग्रह है कि वो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में 10 दिन तक आकर रहें, तब उन्हें पता चलेगा कि लव जिहाद क्या होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पहले ये केवल लड़कियों के साथ होता था, लेकिन अब ये लड़कों के साथ भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हम पहले ही थूक जिहाद और लैंड जिहाद को देख चुके हैं, अब बेगूसराय में शिक्षा जिहाद है। मेरी संस्कृति, धन, भूमि और धर्म ये सब खतरे में है। इसलिए आज मैं हिंदुओं से कह रहा हूँ कि अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सभी को एकजुट रहना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने IAS अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को संजीव हंस को उनके पटना स्थित सरकारी आवास और गुलाब यादव को दिल्ली स्थित एक रिसोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले संजीव हंस के पटना आवास और दिल्ली के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को शनिवार को पटना के PMLA विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। गुलाब यादव ने 2024 में झंझारपुर लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वही संजीव हंस ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रहे हैं। बीते कुछ महीनों से ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई के चलते उन्हें ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग से अटैच कर दिया गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन ऋषभ पंत ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। चौथे दिन सरफराज खान का साथ देने आए ऋषभ पंत ने आक्रामक अंदाज में बैटिंग की और 56 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस पारी में ऋषभ पंत ने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। बेंगलुरु में खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऋषभ पंत चोटिल भी हो गए, जिस वजह से उनको पूरी दिन भर के लिए खेल से बाहर भी होना पड़ा था। बारिश की वजह से खेल रोके जाने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 344 रन बना लिए। भारतीय टीम अब मेहमान न्यूजीलैंड से अब महज 12 रन ही पीछे रह गई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।